हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। और नोमेनक्लेचर में भी दो तरह की नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग। तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नेमिंग डिस्कस करेंगे। पर नेमिंग को डिस्कस करने से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, के लिए बोल रहा हूं मैं। तो सबसे पहले है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स जैसे ये हो गया हमारे पास CH3 इथेन हो गया, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। या ये, और इसके अंदर क्या है देखो, सब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है बेटा, सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स में कंसीडर होगा। इसी तरह से ये अनदर एग्जांपल है इथीन का। तो इथीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। और अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्लासिफाई हो जाएगा। और इसी तरह से ये इथाइन हो गया, जो कि इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ये दोनों वाले बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड है तो उनको हम अनसैचुरेटेड, जिनमें कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है तो हम उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड है, और सारे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्लासिफाई होंगे। तो ये सारे पॉइंट तो हम इस चैप्टर में डिटेल में काफी डिस्कस करने वाले ही हैं। अब जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हो गया, जैसे प्रोपेन हो गया। अब प्रोपेन भी क्या हो गया, ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, CH3CH2COOH, जिसका स्ट्रक्चर ये इस तरह से हो गया। तो ये सारे कंपाउंड्स एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स हो गए। या फिर ये हो गया हमारे पास CH3CH2CH2OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया। तो ये एसाइक्लिक और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। और दूसरा ये हो जाएगा एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। इनके अंदर जैसे ये रिंग बन गई, ये रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड्स है। और अगर मैं इनका अभी, क्योंकि स्टार्टिंग क्लासेस है तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से ले रहा हूं, तो जो ड्रॉपर्स है यहाँ 13 क्लास में, मतलब जो ड्रॉपर्स है यहाँ, जो जिनका ऑर्गेनिक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो उनको मेरी ये फर्स्ट क्लास थोड़ी स्लो और बहुत ज्यादा बिलो लेवल की लग सकती है। पर आगे हम डिटेल पढ़ते जाएंगे, और आगे वाली क्लासेस के अंदर आपको रिच कंटेंट और रिच एडवांस और लेवल का कंसेप्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये तो बिगिनर्स के लिए क्लास। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। तो ये हो गया बेटा साइक्लोपेंटेन। तो ये सारे एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक के अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है। जो जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ती जाएगी, आपके सब्जेक्ट की ग्रोथ होती जाएगी, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन क्लियर होते जाएंगे। तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया। अब इसी तरह से ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब ये साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन के साथ मैंने मिथाइल लगा दिया तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट आ गया तो सब्स्टिट्यूट आने से उसका क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स हो गए। अब जैसे यहाँ OH आ गया तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, तो ये भी क्लासिफिकेशन इसमें ही आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स है ये। अब ये इनमें अगर हम देखें तो इसके अंदर जो रिंग है बेटा, इस रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट जो रिंग बना रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन रिंग का पार्ट नहीं है, बेटा। ठीक है ना। तो ये, और ये जो हाइड्रोजन है, ये तो कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन रिंग का पार्ट नहीं है। सारे रिंग के पार्ट क्या है यहाँ, सारे रिंग के पार्ट यहाँ पर कार्बन है। तो इसीलिए ये जो रिंग हो गई, ये वाली रिंग हमारी
किस में क्लासिफाई होगी? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ? सारे कार्बनी है। लेकिन अगर इसको यहां से हटाकर और इसकी जगह हमने ऑक्सीजन लगा दिया, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। तो ये हेट्रोसाइक्लिक, दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड हो गए और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। तो यहां पर ये हो जाता है कि जो साइक्लिक कंपाउंड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, एक तो ये होमोसाइक्लिक और ये हेट्रोसाइक्लिक। अब यहाँ OH लग रहा है तो इसको आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सब्स्टिट्यूट। ये OH यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है, ऑक्सीजन रिंग का पार्ट नहीं है। अगर इनमें से किसी एक कार्बन का, अगर इनमें से कोई एक कार्बन ऐसा होता जहां नाइट्रोजन आ जाता, सपोज करो ये कंपाउंड होता, तो अब ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। अब ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक हो गया। बट अगर यहां पर कार्बन ही है, यहां कार्बन ही है और यहां H लगा रखा है और इसकी जगह मैं दूसरा एक और NH2 लगा दूं, तो भी आप देख लो हमारी साइकिल के अंदर तो सारे कार्बन ही हैं। तो ये जो साइकिल बनी है वो किसके थ्रू बनी है? कार्बन के थ्रू बनी है। इसलिए ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड में ही क्लासिफाई होंगे। तो ये इस तरह से यहां पर हमने डिस्कस किया एसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक मतलब रिंग कंपाउंड्स हो गए। फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो हम आगे बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, और जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं क्लियर करूंगा कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो अभी आप ये देख लो कि बेंजीन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ये जैसे ये मॉलिक्यूल है बेंजीन है, तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन हो गया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है बेंजीन बेटा। अब इसी में बेंजीन में अगर इस तरह से दो रिंग इस तरह से फ्यूज है तो हम उसको बोलते हैं नेफ्थलीन। हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं नेफ्थलीन। और इसी तरह से अगर 3 रिंग आपस में कंबाइन कर रही है या 3 रिंग आपस में फ्यूज है, तो ये फ्यूज रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम एंथ्रासीन। और इनके अंदर सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं। तो यहां पर अगर हम ये देखें तो ये CH है, ये CH है, ये CH हो गया, ये सारे CH है, C6H6 बेंजीन हो गया। अब यहां पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन पर C होगा ये, और लेकिन यहां पर CH होंगे, यानी ये तो C होंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहां पर ऑलरेडी 4 हो गई, ठीक है। तो ये जो वाले कार्बन है इनकी ये वैलेंसी 1 2 और ये 3 4 एनीवे। तो ये सारे बेंजीन टाइप बेंजीन है, या इसमें बेंजीन जैसी रिंग्स अवेलेबल हैं। तो इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, अब दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिनको हम हेट्रोसाइक्लिक अच्छा, इनमें क्या सारे कार्बन भी थे, तो ये सारे बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड भी थे, और साथ में होमोसाइक्लिक बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड थे, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। अब हम इसके अलावा जैसे यहां पर ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक है, दिस इज फ्यूरेन, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, पर इसमें किसी तरह की मतलब इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग नहीं है तो हम इसको नॉन बेंजेनोइड हेट्रोसाइक्लिक, इसका नाम हो जाएगा नॉन बेंजेनोइड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज कॉल्ड फ्यूरेन। ये फ्यूरेन है बेटा, इसका नाम फ्यूरेन है। और इसको किस में क्लासिफाई करेंगे? नॉन बेंजेनोइड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर इसकी जगह यहां पर S आ गया, इसकी जगह सल्फर आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा थायोफीन। तो ये थायोफीन भी क्या है? नॉन बेंजेनोइड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह से अगर यहां पर NH आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम पायरोल, और ये भी नॉन बेंजेनोइड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से एक और कंपाउंड है जो
ये वही एग्जांपल ले रहा हूं जो फ्रिक्वेंटली आप ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, तो ये भी हो जाएगा। अब इसमें भी बेंजीन रिंग नहीं है बेटा, ये भी नॉन बेंजोनोइड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा बेस होता है ये। तो ये है पायरिडीन, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको पायरिडीन बोलते हैं हम। और उसके अलावा दो एग्जांपल और दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ये 7 मेंबर रिंग है इसमें, और ये जो 7 मेंबर रिंग है 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 में थोड़ा सा छोटा कर दूं, स्ट्रक्चर वापस बना देता हूं मैं। तो ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल में दिया हुआ है। अगर इसका देखें, हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो यहां पर ये CH है, CH है, CH है, और ये C डबल बॉन्ड O है। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी आप इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि एरोमेटिक क्या होता है सर, एलिफेटिक क्या होता है, ये हमारा अभी प्रेजेंट का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, ट्रैक हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इसमें सारे कार्बन है, क्योंकि ऑक्सीजन रिंग से बाहर है, जो रिंग बना रहे हैं वो सारे कार्बन एटम बना रहे हैं। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है ट्रोपोलोन। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है ट्रोपोलोन। तो ये ट्रोपोलोन नॉन बेंजोनोइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा एक एजुलिन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है ये भी 7 मेंबर रिंग है यहां, और 7 मेंबर रिंग के साथ एक 4 मेंबर रिंग जुड़ी रहती है एजुलिन में, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं इसमें। अल्टरनेट क्या होते हैं बेटा, पाई बॉन्ड होते हैं इसमें, और वो इसका स्ट्रक्चर ये है। इस कंपाउंड को हम एजुलिन बोलते हैं। तो ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये नॉन बेंजोनोइड, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक है। तो इन मॉलिक्यूल्स को आप अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम सर इनको याद कैसे रखेंगे। मैं तो आपको क्लासिफिकेशन की वजह से एग्जांपल दे रहा हूं, और ये धीरे धीरे अपने आप रूटीन में आपको 2 ईयर प्रोग्राम है, अगर आप 11th में हो तो 11 12 में ये मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। अब ये वही क्लासिफिकेशन कर रखा है मैंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हैं, एलिसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड और साइक्लिक और क्लोज चेन रिंग कंपाउंड। अब जो साइक्लिक कंपाउंड है वो दो तरह के हो गए, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। आप समझ गए, अगर रिंग के अंदर सारे कार्बन, रिंग जो बनी हुई है वो सारे कार्बन एटम से मिलकर बनी है तो होमोसाइक्लिक, कार्बन एटम के अलावा एक भी दूसरा एटम है तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। अब जो होमोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हो गए एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिए, एरोमेटिक कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेंजोनोइड कंपाउंड और नॉन बेंजोनोइड, जिसमें बेंजीन और बेंजीन इटसेल्फ और जिसमें बेंजीन रिंग है उन सबको हम बेंजोनोइड बोलेंगे, और जिसमें बेंजीन जैसी रिंग नहीं है उसको नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ये सारा क्लासिफिकेशन था। तो ये, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, तो मैं सीधा ही रीड कर रहा हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। COOH, OH, NH2 ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और हर फंक्शनल ग्रुप जब भी एल्केन के अंदर, जैसे कोई भी ये एल्केन है बेटा, ठीक है, तो ये एल्केन है, और एल्केन में किसी भी एक H एटम की जगह किसी भी एक H एटम है और ये हटा दिया और यहाँ कोई ग्रुप OH लगा दिया तो ये एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर हमने NH2 लगा दिया तो ये अमीन बन जाएगा। यहाँ पर अगर हमने COOH लगा दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो ये जो एडिशनल ग्रुप लगा, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप से इस पूरे मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है कि उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो द फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम भी होता है, जैसे Cl लगा दो तो क्लोरोएल्केन बन गया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, अभी ये वाला लिया ही था मैंने एग्जाम्पल। अब इस
की जगह Cl लगा दिया, तो यहाँ Cl एज अ एटम नहीं है, या Cl एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो मैं वापस रीड कर रहा हूं, द फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइनिंग इन अ specific manner which is responsible for the characteristic chemical property of heterogenic organic compound है, वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है मेरे को, एंड द एग्जांपल OH, एल्डिहाइड, COOH एक्सेट्रा। तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज को भी मैं डिस्कस कर लूं। तो होमोलोगस सीरीज जो होती है, जैसे ये है हमारे पास CH3CH2। आप देखो, एक जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3CH3, CH3CH2CH3, CH3CH2 CH2 CH3, CH3CH2 CH2 CH2 CH3। तो ये मिथेन भी है, तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब एक दूसरे के होमोलोगस है। और अगर हम एक होमोलोगस से दूसरे होमोलोगस पे जा रहे हैं, तो CH2, ये देखो एक CH2, फिर ये दो CH2, ये तीन CH2, तो एक एक CH2 बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो और CH2 का एटॉमिक मास होता है 14, यानी इससे इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका होगा, और कितना ज्यादा होगा? 14। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास x है तो इसका x प्लस 14 हो जाएगा, और अगर इसका मॉलिक्यूलर मास x है तो इसका x प्लस 14 हो जाएगा। हर नेक्स्ट एक स्टेप बढ़ रहे हैं, यानी हर नेक्स्ट होमोलोगस पर 14 यूनिट एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक CH2 बढ़ जाता है। अब ये एल्केन के नहीं हुआ, अगर मैंने यहाँ एल्कोहल लगा दिया तो भी देख लो आप, यहाँ इसमें एक CH2 है, इसमें दो CH2 हो गए, अब इसमें ये 3 हो गए, और इसमें ये 4 हो गए। तो यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, OH आ सकता है, NH2 आ सकता है, CHO आ सकता है, COOH आ सकता है। तो ये सारे आपस में होमोलोगस है। एक होमोलोगस से जस्ट जो एडजेसेंट होमोलोगस है उनमें CH2 का डिफरेंस है। लोअर वाले में एक CH2 कम है, हायर वाले में एक CH2 ज्यादा है। लोअर वाले का मॉलिक्यूलर मास 14 कम होगा, हायर वाले का 14 ज्यादा होगा। और तो इसके बारे में मैं रीड कर लेता हूं पहले। तो ये ध्यान देना, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्कोहल है तो सारे एल्कोहल है, एल्केन है तो सारे एल्केन है, एमीन है तो सारे एमीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कंबाइंडली गिव अ सीरीज नोन एज होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, तो ये एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, एंड द मेंबर एज होमोलोगस। द होमोलोगस सीरीज इज characterized by, first, the two adjacent member are differ by a CH2 group or 14 AMU. Second, all the members of a series have same general formula. ठीक है, जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 रहेगा, तो वही रहने वाला है। एल्कोहल का रहेगा CnHn 2n प्लस 2O, ठीक है, तो वही रहने वाला है। द होमोलोगस, ठीक है, ऑल द मेंबर ऑफ सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो मॉलिक्यूलर मास और स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। तो द होमोलोगस शोज डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू चेंज इन मॉलिक्यूलर मास एंड स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये सब चीजें मैंने आपको खाली एक बार बेसिक स्टार्ट करने के लिए क्लास बताया है, इनको आप ज्यादा अभी इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट तो है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको अच्छे से लर्न करें। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे क्लासें हमारी ग्रोथ करती जाएगी तो ये चीजें हमको लर्न होती जाएगी और ये सिंपल लगेगी। ठीक है, और ये सब चीजें हम समझेंगे नोमेनक्लेचर के अंदर, ज्यादा डिटेल में हमको सब बातें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, क्लास एक्चुअल स्टार्ट अब हो रही है। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक बार क्लियर कर दूं, आप स्टूडेंट ये सोचते हैं IUPAC का मतलब बस नेमिंग ही है। तो बेटा नहीं, इस नाम से क्लियर है, ये एक इंटरनेशनल यूनियन है। ठीक है ना, ये एक इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC एक
इंटरनेशनल यूनियन है जिसके अंदर नेमिंग ही नहीं, किसी भी तरह का, जैसे यूनिट कन्वर्जन हुए, कौन सी यूनिट यूज करेंगे, कौन से पैरामीटर्स यूज करेंगे, कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, किस तरह से किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, किसका किसका फॉर्मूला कैसे राइट किया जाएगा, ये सारे के सारे आईयूपीएसी अप्रूव करता है। और अगर कोई भी अप्रूवल आईयूपीएसी से मिल गया तो फिर वो पूरे के पूरे ग्लोबल में जहां पर भी साइंस पढ़ाई जा रही है वहां पर ये आईयूपीएसी के रूल्स फॉलो होते हैं। तो यहां पर भी नेमिंग में भी हम आईयूपीएसी के रूल फॉलो करेंगे और आईयूपीएसी के नेम फॉलो करेंगे। लेकिन आईयूपीएसी एक वास्ट एरिया है और आईयूपीएसी नेमिंग को हम सिस्टमेटिक नेमिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस नेमिंग को, अगर ये नेमिंग ऐसी है कि अगर मैंने नेम बोला तो आप फॉर्मूला लिख देंगे और अगर मैंने फॉर्मूला दिया आपको तो आप उसका नेम लिख लेंगे, तो इसको रटना कम पड़ता है। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग पर ही है ये सारा। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, आईयूपीएसी नेम ने यूं तो 10 तक दे दिया, 100 तक सारे नेम दे रखे हैं। तो जैसे 1 कार्बन वाले को उसने मेथ का है, 2 कार्बन वाले को एथ का है, 3 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोप का है। ये सबसे इनिशियल प्रीफिक्स है। आप केवल 10 प्रीफिक्स लर्न कर लो, इनफ है, ठीक है ना। 100 तक हैं और 100 वाले को बोलते हैं सेंटेन, ज्यादा 100 वाला नंबर याद रख लो। अदरवाइज आपको 10 से ज्यादा लर्न नहीं करने हैं। तो मेथ, एथ, प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। 11 कार्बन को अनडेक बोलते हैं, 12 को डोडेक बोलते हैं, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक। यानी एक बार डेक समझ में आ गया, डेक तक याद कर लिया तो वैसे आगे समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक, 17 को हेप्टाडेक, 18 को ऑक्टाडेक, 19 को नोनाडेक और 20 को इकोस बोल रहे हैं। और जैसे जरूरत नहीं पड़ती है, जनरली ऑर्गेनिक नेमिंग में हमको अप टू 5 कार्बन तक की एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। पर अब बुक्स के अंदर और टीचर्स 10 कार्बन तक, 8 कार्बन, 7 कार्बन तक क्वेश्चन बनाकर हमसे पूछते हैं, तो कोई बात नहीं, वो मैं इस चीज को अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उससे हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन की आईयूपीएसी नेमिंग देखते हैं। तो सबसे पहले एल्केन की आईयूपीएसी नेमिंग देखने से पहले मैं एल्केन का जनरल फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा। तो एल्केन का जो कॉमन फॉर्मूला है वो है, एल्केन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्केन में एल्केन का जो जनरल कॉमन फॉर्मूला है वो है CnS2n+2, ठीक है। और n की वैल्यू 1 मिनिमम रहेगी और n की वैल्यू 1 रहेगी तो CH4 हो जाएगा। तो अब जब n की वैल्यू 1 लेते हैं तो CH4, n की वैल्यू 2 लेते हैं तो C2H6 सॉरी, ठीक है। और n की वैल्यू अगर हमने 3 ली तो C2H8। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। C3 है बेटा ये, तो ये हो जाएगा मीथेन, दिस इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो यहां पर एल्केन का जो आईयूपीएसी सफिक्स है वो ANE है। एल्केन, मीथेन, आप देख लो, मेथ, एथ, प्रोप। अब हमने यहां क्या लिया, सब में क्या सफिक्स ऐड कर दिया हमने, सब में सफिक्स ऐड कर दिया ANE। तो एल्केन का जो आईयूपीएसी सफिक्स है वो ANE है। और अगर हम किसी एल्केन में से 1H एटम रिलीज कर दें, तो 1H एटम रिलीज कर दें तो बन जाएगा CnH2n+1। तो इसको तो हम एल्केन कहेंगे और इसको हम एल्काइल कहते हैं। ये RH है और ये R है, एल्केन RH और ये R। ये CH4 है तो ये CH3 है, तो इसको हम मीथेन बोलेंगे तो इसको मिथाइल कहेंगे।
C2H6 इसको हम इथेन कहेंगे, तो ये C2H5 इथाइल कहेंगे। कहने का मतलब RH को तो हम एल्केन कह रहे हैं, तो R को हम एल्काइल ग्रुप कह रहे हैं। इसी तरह से प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा, और एल्काइल ग्रुप को भी डिस्कस करूंगा मैं एक सेपरेट क्लास के अंदर। अभी केवल मैंने बेसिक, आज हम केवल बेसिक आईयूपीएसी डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे डिटेल बढ़ेगी इसकी। तो एल्केन के अंदर, एल्केन के आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से होती है। अब आईयूपीएसी नेमिंग में मैं क्लियर कर दूं बेटा, आप ये कहो कि हम इसके रूल रट लेंगे और फिर नेम लिख देंगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ABCD और वर्ड रट लेने से हम इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा प्रैक्टिस का गेम है बेटा, तो इसमें हमको प्रैक्टिस ही करनी है। तो अब जैसे ये CH3 है, CH3 CH2 CH2 CH3, अब इसको सिंपली इसका आईयूपीएसी नेम ब्यूटेन है, ठीक है। अब अगर ये 5 कार्बन हो गए तो ये इसका आईयूपीएसी नेम पेंटेन हो गया। 6 कार्बन हो गए तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हेक्सेन हो गया, ठीक है। बट अब अगर हम इसमें ब्रांचिंग कर दें, जैसे मैंने इसमें इसको ये हटाया और ये कर दिया, तो अब इस केस में क्या हो गया कि ब्रांचिंग होते ही हमने ये इसका एक स्ट्रेट चेन अलग कर लिया या एक चेन अलग कर ली। अब ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूट। अब इस केस में इसको बोला जाएगा सब्स्टिट्यूट, और ये है CH3, तो इस सब्स्टिट्यूट का यह नाम क्या है? इस सब्स्टिट्यूट का नाम या मिथाइल है। ये एल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट हुआ। ये सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप है, इसका नाम मिथाइल है। अब हम यहां पर इसके नेमिंग स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब इस केस में ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली गलत है। तो नंबर फर्स्ट रूल है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, जो मैंने कर ली। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से हमको सब्स्टिट्यूट को लोअर नंबर मिले। क्या मिले इसको? लोअर नंबर मिले। तो यहां पर, तो अगर हम ऊपर वाली नंबरिंग देखें 1 2 3, तो यहां पर हमारे पास सब्स्टिट्यूट 2 नंबर पे आ रहा है, और अगर ये वाली नंबरिंग करें नीचे वाली 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूट 3 पे आ रहा है, तो नीचे वाली नंबरिंग गलत है, उसको हटा दो आप। तो हमारी नंबरिंग केवल ऊपर वाली सही है, नीचे वाली गलत है। अब नेम लिखने का तरीका क्या है? नेम लिखने का तरीका यह है कि पहले तो आप सब्स्टिट्यूट को उसके नंबर के साथ डिफाइन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट क्या है? मिथाइल है। ये सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट क्या है? मिथाइल है। तो हम लिखेंगे मिथाइल। मिथाइल है भाई। कहां है मिथाइल? 2 पर है। आप खुद से क्वेश्चन पूछो कहां है वो, तो 2 है, तो ये 2 मिथाइल है, ठीक है। किसका है? तो ये देख लो आप, ये 4 कार्बन मतलब क्या हुआ? ब्यूटेन। यानी ये ब्यूटेन है और ब्यूटेन में मिथाइल लगा हुआ है। तो ब्यूटेन में कहां मिथाइल लगा हुआ है? 2 पोजीशन पे। तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। बिना स्पेस छोड़े लिखेंगे, ये एक ही नाम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन नंबर के बाद हाइफन लगाना है। फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लेना है, उसके बाद सब स्मॉल लेना है। तो ये एक आईयूपीएसी नेम हुआ। अब अगर मैं इसी नेम में अगर क्या करूं, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए मैंने क्या कहा, ये क्लास केवल बिगिनर्स के लिए है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप सीधा मेरी सेकंड क्लास से देखना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि बेसिक आईयूपीएसी 2-3 क्लास तो देखो बेसिक आईयूपीएसी चलेगी। सेकंड क्लास में मैंने गलत बोल दिया, 3-4 क्लास तो बिल्कुल बेसिक नेम, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ठीक है। इस तरह से मैं सिंपल नेमिंग डिस्कस करूंगा, फिर धीरे धीरे हम डिटेल में आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो यहां पर भी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन उसी तरह से हो गई। 4 कार्बन की हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अब 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन गई। नंबरिंग कर रहा हूं मैं ऊपर से, तो 1 2 3 4 और 1 2
3 4। अब यह नंबरिंग दोनों तरफ से सही है बेटा। रीजन ये है कि ऊपर भी 2 पर और 3 पर है, नीचे भी 2 पर और 3 पर है। अब यहां पर क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या है, सब्स्टिट्यूट हमारे पास 2 मिथाइल है। सब्स्टिट्यूट कितने हैं, सब्स्टिट्यूट यहां पर भी मिथाइल है बेटा, ये वाला, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, लेकिन यहां कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल है। कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर और 3 पे। तो 2 पर क्या है, 3 पर क्या है, 2 पर भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है। तो हम 2 मिथाइल 3 मिथाइल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 3, नंबर के बाद हाइफन लगाना नहीं भूलेंगे। अब इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, 2 हैं इसीलिए। तो ये हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसका आईयूपीसी नेम हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3, एक कम कर देते हैं पहले, स्टेप वाइज ही आगे बढ़ूंगा मैं। अब ये आ गया और एक और नेम ले लेता हूं, CH3। आप ट्राई करो इस नेम को आप खुद ट्राई करो। जब मैं क्लास ले रहा हूं और बोलता हूं आप किसी नेम को खुद ट्राई करो, तो करके देखा करो बेटा। और चलो अब इस नेम को ट्राई करते हैं। अब स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करता है, ये कर देता है 1 2 3 4 5, खुश हो गया। नहीं, खुश नहीं होना है बेटा, क्योंकि नेमिंग में ये है कि आपको क्या करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो गाड़ी घूम गई, स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चेन कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। अब यहां पर नंबरिंग करनी है हमको, तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन तो है ही है। अब नंबरिंग करने का तरीका यह है कि एक तो मैं ये कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, रेड वाली नंबरिंग है, और दूसरी नंबरिंग कर रहा हूं मैं ब्लू वाली 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पर हमारे पास अगर रेड वाली नंबरिंग में ये जो सब्स्टिट्यूट है मिथाइल, तो रेड वाली नंबरिंग में हमारे पास कहां आ रहा है, रेड वाली नंबरिंग से अगर मैं नेम लिखूं, तो रेड वाली नंबरिंग से अगर मैं नेम लिख रहा हूं, तो मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 डाई मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल, और फिर क्या है, हेक्सेन, क्योंकि ये तो हमारे पास हेक्सेन है। लेकिन अगर मैं ब्लू वाली से लिखूं तो भी देख लो आप 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो यहां दोनों नंबरिंग सही है, एक भी गलत नहीं है, एक भी गलत नंबरिंग नहीं है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि नंबरिंग आइदर साइड से, क्योंकि हम अगर रेड वाली नंबरिंग से या ब्लू वाली नंबरिंग से, किसी भी नंबरिंग से करके जब नेम लिख रहे हैं तो सेम नेम ही आ रहा है, तो करेक्ट है। लेकिन अब मैं देखो इसी में चेंज कर देता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया, या तो कर दिया CH2 और इधर कर दिया CH3, ठीक है, इधर कर दिया मैंने CH3। अब वापस उसी तरह से नंबरिंग कर रखी है मैंने 1 2 3 4, और ये 5 1 2 3 4, और ये 5, सॉरी बेटा ये रहा, ये 5 नहीं है, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3। अब यार, अब अगर मैं रेड वाली नंबरिंग से नाम लिखता हूं, अब देखो डाई मिथाइल हेक्सेन तो है ही है, ठीक है। अगर मैं रेड वाली नंबरिंग से लिखता हूं तो 2 पर आ गया मिथाइल और 4 पे आ गया, तो अब नेम चेंज हो जाएगा बेटा। अब ये हो गया 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन,
ये जब मैंने रेड वाली नंबरिंग की, और अगर मैं ब्लू वाली नंबरिंग से लेके चलता हूं तब इसका नाम हो जाएगा, तब देखो आप, एक तो 3 पे आ रहा है मिथाइल और दूसरा हमारा 5 पे आ रहा है ना। ब्लू वाले को देखो, आप जब ब्लू वाले से की बात कर रहा हूं तो ब्लू पे ही फोकस करो। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब यहां पर किसी एक ही मॉलिक्यूल के दो नेम तो नहीं दे सकते, एक मॉलिक्यूल का एक ही नाम होगा, वो नाम उसकी आईडी है, तो फिर दो कैसे हो सकते हैं। तो इन दोनों में से एक नाम करेक्ट है और दूसरा वन इज रॉन्ग और वन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें अब रूल ये है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए हमारे सामने, तो जिसके अंदर ये जो है इन दोनों को ऐड कर दो। 2 + 4 किसके बराबर है, 2 + 4, यहां पर क्या है देखो, ये देखो आप, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, 2 + 4 कितना आया बेटा, 6, और इधर से मैं इस नंबर को ऐड कर रहा हूं, 3 + 5, ठीक है। तो 3 + 5 कितना आया, 8, सॉरी कितना आया, 8। तो अब ये है, तो जिसके अंदर इसका जो सम है वो लोअर आ जाए, वो नेम करेक्ट माना जाएगा। इसको बोलते हैं लोअर सम रूल। इसको क्या बोलते हैं हम, लोअर सम रूल। सम ही किया, 2 + 4 6, 3 + 5 8, तो ये वाला नेम रॉन्ग हो गया और ये हमारा ऊपर वाला नेम सही हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोअर सम रूल। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख के देख रहे हो, आप यहीं से खुद ही चेक कर लो ना। 2 और 4 पे आ रहा है तो 2 + 4 6 आएगा, और इधर से आ रहा है 3 और 5, तो ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूट की पोजीशन है, रेड वाली में जो सब्स्टिट्यूट की पोजीशन है वो है 2 और 4 पर। आप देख लो, रेड वाले नंबरिंग में जो सब्स्टिट्यूट की पोजीशन है वो एक तो 2 पर है और दूसरी 4 पर है, एक 2 पर है और दूसरी 4 पे है। तो 2 + 4 6 कर दिया, ओके। अब यहां देखो, ब्लू वाली में सब्स्टिट्यूट की पोजीशन कहां पर है, एक तो मिथाइल ग्रुप 3rd कार्बन पे लगा हुआ है और दूसरा ब्लू वाले में, ब्लू फॉन्ट की देखो आप, 5 पे। तो 3 + 5 8, तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो आप इस नेम को वैसे ही नहीं लिखोगे, ये करेक्ट नेम हो गया। और इसको हम बोलते हैं लोअर सम रूल, इसको हम बोलते हैं लोअर सम रूल। तो यहां पर ये लोअर सम रूल से हमने 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन इसका नेम लिखा। अब हम इसको ट्राई करते हैं। अब इसमें भी देखो, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट ही बन रही है। तो अब जब इसमें लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट बन रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक तो ऊपर वाली नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7, एक नीचे वाली नंबरिंग होगी रेड फॉन्ट वाली। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी सही है, तो वही लोअर सम रूल लगा दो आप। अब यहां पर देख लो, स्टार लगा देते हैं हम। तो यहां पर आ रहा है सब्स्टिट्यूट 3 पे आ रहा है और सब्स्टिट्यूट 4 पे आ रहा है। सबसे पहले तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट है। अब यहां पर एक साथ दो कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले तो ये मिथाइल है और ये इथाइल है। दिस सब्स्टिट्यूट इज मिथाइल और दिस सब्स्टिट्यूट इज कॉल्ड इथाइल। तो सबसे पहले तो हमको इथाइल मिथाइल नहीं देखना है, हमको तो पहले लोअर सम रूल चेक करना है। तो ऊपर का सम आएगा 3 + 4 7, और नीचे जो रेड वालों का कर लूं मैं, तो रेड के अंदर क्या आ रहा है, एक तो 5 पे आ रहा है और एक 6 पे आ रहा है। तो 5 + 6 करूंगा तो 11। इसका मतलब हमारा बॉटम वाला गलत है, ऊपर वाला सही है, यानी ब्लू नंबरिंग सही है, ठीक है। रेड वाली गलत है तो मैं रेड वाली को हटा देता हूं, ठीक। अब क्वेश्चन ये आ गया कि एक तो मिथाइल है एक इथाइल है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो अब राइटिंग ऑर्डर में भी एक रूल है बेटा। अब इसके वापस बच्चे स्टूडेंट दो नेम लिख देते हैं, एक लिख सकते हैं, एक नेम लिख दिया हमने 3 मिथाइल, एक नेम लिख दिया हमने 3 मिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन को ऑक्ट बोलेंगे और ANE तो एल्केन का IUPAC सफिक्स है, वो तो लगाना ही है। और किसी दूसरे स्टूडेंट ने लिख दिया
4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। मैं पूछता हूं कौन सा करेक्ट है, बहुत बच्चे बोलते हैं दोनों गलत बेटा। अब इस केस में ये रूल है कि जब मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट, यहां पर तो क्या है देखो, दोनों दो सब्स्टिट्यूट है, 2 सब्स्टिट्यूट है, यहां पर भी 2 सब्स्टिट्यूट है, पर यहां दोनों सब्स्टिट्यूट मिथाइल है। देखो मिथाइल को मैं एमई भी लिखूंगा क्योंकि बुक में एमई भी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो मिथाइल, अगर मैं मिथाइल को अगर कहीं बुक में एमई लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है मिथाइल, ईटी लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है इथाइल, ठीक है। तो यहां दोनों मिथाइल है, यहां पर इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूट है, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूट है, पर सब्स्टिट्यूट के नेचर पर सब्स्टिट्यूट यहां पर क्या है, दोनों मिथाइल है या एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो बात समझ में आ गई कि दोनों सब्स्टिट्यूट हैं तो 2 पर दोनों डिफरेंट है, या है तो दोनों 2 हैं लेकिन दोनों सेम है। तो अब इस केस में हम इनका जो फर्स्ट अल्फाबेटिक वर्ड है उसको देखेंगे। तो मिथाइल का फर्स्ट अल्फाबेट एम है और इथाइल का ई है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो हम नेम में सब्स्टिट्यूट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। तो ये वाला गलत है, ये सही है। यानी हमारे को क्या हमको क्या देखना है, हमको सब्स्टिट्यूट का यहाँ एम देखना है या ई देखना है। तो एम पहले आता है कि ई पहले आता है, डेफिनेटली ई पहले आता है, तो इसीलिए ये वाला हट जाएगा, ये वाला नेम सही है। तो जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है और सेम है तो हम डाई लगाएंगे, 3 होंगे तो ट्राई लगा देंगे। लेकिन डाई ट्राई ट्रेट्रा का डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल मतलब 3 मिथाइल है, ट्रेट्रा मिथाइल मतलब 3 मिथाइल है। डाई ट्राई ट्रेट्रा नंबर को बता रहा है, उसका कोई दूसरा रोल नहीं है बेटा। और अब अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है लेकिन वो सब्स्टिट्यूट डिफरेंट है, जैसे एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इसका जो राइटिंग ऑर्डर हो जाएगा सब्स्टिट्यूट का वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रहेगा। ये तो रूट नेम है ऑक्टेन, ऑक्टेन तो लास्ट में जाएगा। ये केवल यूं नहीं कि सपोज करो जैसे ब्यूटेन आ रहा है तो आप ब्यूटेन पहले लिख दो। मान लो ऐसा आ जाए कि ब्यूटेन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूट है तो आप बोलो पहले ब्यूटेन लिख देता हूं बाद में सब्स्टिट्यूट। नहीं, मैंने ये रूल सब्स्टिट्यूट्स के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर यहाँ ऑक्टेन की जगह मान लो सपोज ये ब्यूटेन होता तो ब्यूटेन लास्ट में ही आता। आप यूं नहीं कहते कि सर ब्यूटेन का बी पहले आता तो पहले ब्यूटेन लिख देता हूं, ब्यूटेन 4 मिथाइल 3 मिथाइल लिख देता हूं। रॉन्ग बेटा, जो रूट है लॉन्गेस्ट चेन वाला एल्केन है वो तो लास्ट में ही आएगा। ये सब्स्टिट्यूट के लिए रूल है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि एल्केन के आईयूपीसी नेम कैसे लिखेंगे। इसके अंदर एल्केन के आईयूपीसी नेम में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से लोअर सम रूल फॉलो होता हो। और अगर दोनों सब्स्टिट्यूट एक जैसे हैं तो डाई, 3 सब्स्टिट्यूट है तो ट्राई। लेकिन अगर वो सब्स्टिट्यूट डिफरेंट हैं तो फिर उनका उनका नंबरिंग तो लोअर सम रूल के हिसाब से ही होगा जो ये वाला एग्जांपल है, लेकिन राइटिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट फाइनल, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एल्कीन और एल्काइन के आईयूपीसी नेम देखेंगे। मैंने क्या कहा, केवल ये शुरू में मैं केवल बेसिक आईयूपीएसी नेम डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो 10th पास करके अभी जस्ट ऑर्डनिक सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप, जैसे मैंने ये ले लिया 1 2 3, ये मेरे पास एक ऑर्डनिक कंपाउंड है। चलो इसका आईयूपीसी नेम लिखते हैं और उसके बाद क्लास ओवर करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर वाली नेमिंग, यानी हेप्टेन तो है, हेप्टेन तो सबसे लास्ट में आने वाला है, जैसे यहां ऑक्टेन आएगा, जैसे यहां ऑक्टेन आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दो बेटा, अब हम नंबरिंग ऊपर से भी है और नीचे से रेड वाली भी है। तो हम देख लें, ऊपर जो है स्टार लगा देता हूं 3 + 5, यानी ऊपर चल रहा है 3 + 5 7 और नीचे चल रहा है 3 + 5
नीचे चल रहा है 3 + 5 7। अब यहां परेशानी खड़ी हो गई। क्या कौन सी परेशानी खड़ी हो गई कि अब हम कौन सी नंबरिंग सही माने। चलो पहले रूल, अगर हम जितना सीखे हैं उस हिसाब से अगर इसको लिखें तो इसका मतलब तो ऊपर वाली भी नंबरिंग सही है, नीचे वाली भी सही है अब तक जो सीखा है। तो अगर मैं रेड वाली ले लूं तो रेड वाली में तो आ जाएगा 3 इथाइल, ऊपर वाली नंबरिंग से लिख रहा हूं नाम में, तो ये आ जाएगा 3 इथाइल 5 इथाइल, और बाकी लॉन्गेस्ट चेन किसकी है, हेप्टेन। और अगर मैं ब्लू वाली नीचे वाली को सही मान के चलूं तब उस केस में आ जाएगा 5 इथाइल 3 मिथाइल, और हेप्टेन तो हमारा एज इट इज है। अब कौन सा सही है? अब तक जो मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किए उस हिसाब से तो अब कंफ्यूज हो गए कि सर अब इसके भी 2 नाम आने लग गए, अब क्या करें। आपने कहा 2 डिफरेंट हैं, वो समझा भी दिया, लोअर सम रूल भी समझा दिया। तो अब इसमें जो अब इस तरह की अगर प्रॉब्लम सामने आती है तो हमको क्या करना है, देखो। तो उस केस के अंदर हमारे को ये जो सब्स्टिट्यूट है तो अब नंबरिंग कौन सी सही है, अब नंबरिंग के लिए बात कर रहा हूं। तो इस केस के लिए वो वाली नंबरिंग सही होगी जिसमें लोअर नंबर अल्फाबेट में पहले आने वाले सब्स्टिट्यूट को मिले, यानी ई। अब हमारे को इसका ई देखना है, इसका ई देखना है और इसका एम देखना है। तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है? देखो यहां तो ई और एम का कोई मतलब ही नहीं है, यहां तो हमारा सीधा लोअर सम रूल है या लोअर सम रूल फेल हो रहा है। देखो जहां लोअर सम रूल फेल नहीं हो रहा है, जहां लोअर सम रूल फेल नहीं हो रहा है, और प्रैक्टिस कराऊंगा समझ में आएगा बेटा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें लोअर सम रूल फेल नहीं हुआ, इसमें ऊपर से 7 आ रहा था और नीचे से 8 आ रहा था, तो ऊपर वाला सही। जब लोअर सम रूल से सॉल्यूशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां लोअर सम रूल अप्लाई नहीं हो रहा है या लोअर सम रूल फेल हो रहा है, लोअर सम रूल नहीं बता पा रहा है नेम, लोअर सम रूल नहीं बता पा रहा है, क्या करें। तो इसका एक सॉल्यूशन ये दिया गया कि अगर इस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोअर सम रूल ऊपर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों ने नंबरिंग में सेम आ रहा है, तो उस केस में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले अल्फाबेट वाला, ठीक है, जो पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल वर्ड के अंदर, उसको आप लोअर नंबर दे दो। यानी 3 इथाइल को 3 देंगे न कि 5 देंगे, क्योंकि हम अब इथाइल और मिथाइल का ई और एम देखेंगे कब, जब लोअर सम रूल फेल हो रहा है, अदरवाइज नहीं। जैसे या देखो 4 इथाइल है 3 मिथाइल नहीं है, या मैंने 4 इथाइल लिया है 3 इथाइल नहीं लिया है, ठीक है। तो जब हम लोअर सम रूल फेल हो रहा है तो आप लोअर नंबर किसको दोगे, 3 इसको दोगे, 3 ई को दोगे और 5 एन को दोगे। यानी ये हमारा नेम रॉन्ग हो जाएगा, हटा दो इसको, नेम ये वाला ही सही है, ठीक है। तो आप खुद समझने की कोशिश करो कि अब उस सब्स्टिट्यूट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देंगे, ठीक है। जिसका फर्स्ट अल्फाबेट पहले आता है एबीसीडी में, उसको लोअर नंबर देंगे। कब जब लोअर सम रूल फेल हो रहा हो, अदरवाइज नहीं। ये ही एक एल्केन में आईयूपीएसी नेमिंग में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये एग्जांपल कंपैरिजन में लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एल्कीन और एल्काइन के आईयूपीएसी नेम देखेंगे, और भी जितने भी फंक्शनल ग्रुप कवर होंगे मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।